जितना सदमा लोगों को आदिपुरुष देखकर नहीं लगा था, उससे कहीं ज्यादा सदमा कुछ लोगों को वेस्ट बंगाल के रिजल्ट देखकर लग रहा है। और इसी सदमे को एक्सप्रेस करते हुए ऋचा चड्ढा का एक ट्वीट इस समय बहुत वायरल है। बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ऋचा चड्ढा ने लिखा कि कावर्ड्स नेवर प्ले फेयर, यानी कि कायर लोग हर चीज में चीटिंग करते हैं। अब देखिए कहा तो ये कोडेड लैंग्वेज में गया है, लेकिन रिजल्ट के बाद कहा गया है तो सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ऋचा के अनुसार मोदी और अमित शाह कायर हैं और बीजेपी ने धांधली से इलेक्शन जीता है। देखिए दिक्कत ये नहीं है कि मोदी और शाह को कायर बोल दिया है, इट्स ओके, आपकी मर्जी है, आपको लगता है तो बोलो, मोदी कैन डिफेंड हिमसेल्फ। दिक्कत एक्चुअली में यह है कि भारत में होने वाले चुनावों पर और भारत की डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन उठा दिया गया है, विच इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ऐसे बयान पूरे देश की इमेज को ग्लोबली खराब करते हैं और आपके और हमारे जैसे आम आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि कैसे, पता है कैसे? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक पैटर्न को समझना होगा। ऋचा चड्ढा का ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है। इससे पहले वो इंडियन आर्मी चीफ पर तंज कसते हुए गालवान के इशू का मजाक बना चुकी हैं। सीएए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट टोन, ऋचा चड्ढा ऐसे बयान देती आई हैं। एंड ऋचा चड्ढा ऐसी कोई अकेली सेलेब नहीं है जिन्होंने इंडियन इलेक्शन सिस्टम और डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन उठाते हुए कोई बयान दिया हो। 2019 के इलेक्शंस के दौरान नसीरुद्दीन शाह और साथ में 600 से ज्यादा आर्टिस्ट एक लेटर साइन करते हैं जिसमें लोगों को ये अपील की जाती है कि वो बीजेपी को वोट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगा। इन लोगों ने अपने लेटर के अंदर हिंदू गूंस जैसे वर्ड्स का यूज किया था। This election season, the placard gang led by Nasiruddin Shah has begun a campaign against the NDA. As over 600 artists join the campaign and issue a statement against the BJP and its allies, terming the NDA a force of darkness and referring to the ruling party as one controlled by Hindu goons. इस लिस्ट के अंदर अमोल पालेकर, अनुराग कश्यप, अभिषेक मजूमदार, कोनकना सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह और संजना कपूर जैसे लोग भी थे। बाकी भाई साहब, हिंदुस्तान में मुझे डर लग रहा है ये स्टेटमेंट तो कुछ सेलेब्स का ऑफिशियल डायलॉग ही बन चुका है। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। When I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. And इन लोगों को डर पता है किससे लग रहा है? तापसी पन्नू ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी मुझे भारत में रहना है। पसंदीदा राजनेता कौन? और बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी मुझे अभी भी इस देश में रहना है। अब बेसिकली इन सारी चीजों का क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही का राज है, भारत में हिटलर रूल कर रहा है और हमें डर लगता है। लेकिन गजब की बात यह है कि एक के बाद एक सेलेब इसी इंडियन हिटलर को रोज ओपनली कोसते हैं बिना किसी हार्म के। प्रकाश राज ने अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को मुस्लिम जेनोसाइड से जोड़ दिया था। बाकी मोदी के बारे में उनकी स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम रहती हैं। Whatever is happening in this country is a preparation of a genocide. They want to wipe out Musliman. We have to be very serious. This is a parliamentary elections and we can't have a leader like that who hates a community. India is not known for that and I think he has to say sorry to this people. स्वरा भास्कर कितनी बार कह चुकी है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डिक्टेटरशिप चल रही है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के रिजल्ट पर भी उनका ट्वीट आया कि दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जैसे कि अनुराग कश्यप, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, विशाल डडलानी, जो कि आए दिन यही सब बयान देते रहते हैं। जब आप बात करते हो 130 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ का मैंडेट बीजेपी के पास है। 130 करोड़ का मैंडेट नहीं है, 23 करोड़ का। 23 करोड़ जो है 130 का 20% से कम है। राइट, ये उनकी मेजॉरिटी है। फिर भी उनकी मेजॉरिटी है कि इस वक्त जो सीएए एनआरसी का जो बवाल फैला है ये क्यों हो रहा है? निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे, निहत्थे स्टूडेंट्स पे हमले क्यों हो रहे हैं? कौन आपको गुमराह कर रहा है सच्चे मुद्दों से और क्यों? सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश चलाना आए ना आए, जलाना जरूर आता है। अब देखिए दिक्कत ये नहीं है कि लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, दिक्कत एक्चुअली में दो हैं। पहली दिक्कत ये है कि ये एक्टर्स भारत में डिक्टेटरशिप है ये कहते हुए भी उसी डिक्टेटरशिप में ग्रो कर रहे हैं। तापसी पन्नू की अगर मैं बात कर लूं तो पिछले कुछ सालों में इनकी कई सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, जैसे कि 2026 में 80, 2024 में फिर आई हसीन दिलरुबा, इसके अलावा खेल खेल में, या फिर 2023 में आई डंकी, और गांधारी और वो लड़की है कहां जैसे आने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। बाकी इन्होंने ओटीटी पर भी ब्लर, लूप लपेटा, रश्मि रॉकेट जैसी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर लिया है। 2020 में जेएनयू के अंदर दीपिका पादुकोण भी एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुलकर बोलती नजर आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ?
उनके हाथों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग गए। Amazon प्राइम पर गहराइयां रिलीज हुई, 2023 में शाहरुख खान के साथ पठान रिलीज हुई और इसके अलावा 2024 में कल की रिलीज हुई जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। बाकी अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, किसी का भी आप नाम ले लो, आपको सबका करियर ग्राफ ऊपर ही जाता दिखेगा। और ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि भाई ये कैसा डिक्टेटर देश में राज कर रहा है जिसके राज में उसको गाली देने वाले ही ग्रो कर रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि ये सेलेब्स झूठ बोल रहे हैं। देश में डिक्टेटरशिप का डी भी नहीं है, क्योंकि असली डिक्टेटरशिप क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अनाउंस की थी एंड पता है किशोर कुमार के साथ उसके बाद क्या हुआ था? कांग्रेस की एक रैली में किशोर कुमार को गाना गाने के लिए कहा गया था तो उन्होंने सीधा मना कर दिया और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर अनऑफिशियली बैन कर दिए गए। उनकी फिल्मों और म्यूजिक को सप्रेस करने की कोशिश हुई, उनके करियर पर कंप्लीटली फुल स्टॉप लगा दिया गया था। एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी का केस तो और भी डिस्टर्बिंग है। इमरजेंसी के अगेंस्ट बोलने पर उन्हें 1976 में अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल के एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जो काफी ज्यादा हार्श होता है और बाद में इसी रीजन के कारण उनकी मौत हो जाती है। एनीवे, ये सारे पुराने इंसिडेंट हैं। अभी बंगाल के अंदर रीसेंट टाइम की बात करते हैं जब ममता बनर्जी की सरकार थी। एक वक्त था जब रुद्राणी घोष बंगाली सिनेमा और टेलीविजन की एक जानी मानी हस्ती हुआ करती थी। उनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा करती थी, लेकिन जैसे ही 2021 में उन्होंने ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू किया, उनका ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लग गया। फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई और उन्हें एक प्रोपेगेंडा एक्टर बोला जाने लग गया। अब ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू को इन चीजों को अपने केसेस से कंपेयर करना चाहिए और फिर ये बताना चाहिए कि किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, चुनाव सही नहीं हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप है। एनीवेज, अब दूसरी दिक्कत पर आते हैं जो कि ज्यादा बड़ी दिक्कत है। मोदी के बारे में बोलना इज ओके क्योंकि मोदी खुद का बचाव खुद कर सकते हैं, लेकिन ये सेलेब्स ये भूल जाते हैं कि मोदी पर क्वेश्चन उठाते उठाते कब ये लोग भारत की इमेज को खराब करने लग जाते हैं, जिसका नुकसान आपको और हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि इन सेलेब्स की बेसलेस स्टेटमेंट इनके आसपास तक नहीं घूमती बल्कि पूरी दुनिया में घूमती हैं, जिसको बेस बनाते हुए पूरी दुनिया में नैरेटिव बनाया जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी तो खतरे में है, भारत में तो डिक्टेटरशिप है। फेयर ऑब्जर्वर जैसे ग्लोबल मीडिया ब्रांड्स मोदी को इंदिरा गांधी से भी बड़ा डिक्टेटर कह चुके हैं। ध्रुव राठी और नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों की बातों को कोट करते हुए रॉयटर्स जैसे ब्रांड भारत में डेमोक्रेसी खत्म वाला नैरेटिव फैला चुके हैं। टाइम मैगजीन वाले भारत टूट रहा है जैसे नैरेटिव अपने कवर पेज पर छाप चुके हैं और इकोनॉमिस्ट का फ्रंट पेज भारत को इंटॉलरेंट बोल चुका है। अब आप सोचिए कि भारत को इंटॉलरेंट कहना मोदी के लिए बुरा है या भारत की इमेज के लिए बुरा है। और ये ग्लोबल मीडिया ब्रांड्स ऐसा किसी डेटा, फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये ग्लोबल मीडिया वाले रैंडम इंसिडेंट्स को उठाकर जर्नलाइज कर देते हैं या फिर ये इन्हीं सेलेब्स की स्टेटमेंट को कोट करते हैं जो ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रीजुडिस के कारण झूठ बोल रही होती हैं। और इन लोगों के इस झूठ का नुकसान पता है कौन झेलता है? भारत और भारत का आम आदमी। 2025 वो साल था जब अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के खिलाफ अटैक्स अपनी सारी हदें पार कर गए थे। हनुमान जी की एक मूर्ति लगाने तक पर कलेश हो गए थे। जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह ऐसे अटैक्स देखने को मिले थे और प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें नारे लग रहे थे कि भारत से आए लोगों को वापस भेजो। London witnessed one of the biggest far-right rallies in recent years over the weekend. Over 1 lakh people joined the Unite the Kingdom march led by activist Tommy Robinson. The event, presented as a free speech rally, quickly turned into an anti-immigrant protest. इन प्रोटेस्ट के अंदर ना वायलेंस तक हुआ था इंडियंस के खिलाफ। और ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, इनके पीछे कई रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन है नैरेटिव बाय ग्लोबल मीडिया अगेंस्ट इंडिया। वो नैरेटिव जो बनाया जाता है इन सेलेब्स के बेसलेस स्टेटमेंट्स का यूज करते हुए। देखने और सुनने में ये स्टेटमेंट्स हार्मलेस लगते हैं, पर जब इन स्टेटमेंट्स का यूज भारत की इमेज के खिलाफ किया जाता है तो उसका रिजल्ट ऐसे रेशियल अटैक्स होते हैं आपके ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर। और इसीलिए मेरा इस मुद्दे पर बहुत क्लियर ओपिनियन है। अगर आपको मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स पर कमेंट करना है, इवन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करते हुए, तब तक सब कुछ ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस का क्रिटिसिज्म जरूरी है और वो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। पर जब आपके स्टेटमेंट्स भारत को इंटॉलरेंट दिखाएं, भारत में चुनावों पर सवाल उठाएं या फिर भारत को एक डेड डेमोक्रेसी बोलें, तो आपके स्टेटमेंट भारत के आम आदमी के लिए ही खतरा बन जाते हैं। और इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स का खुलकर विरोध होना चाहिए, चाहे फैक्चुअल डिबेट करते हुए, चाहे ऐसे लोगों का बॉयकॉट करते हुए।